हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का एक और नया सेशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोग शुरू करने जाएंगे जो मैंने आपको पिछले सेशन में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बताए थे ना, उसमें से एक बॉन्ड की आज मैं बात करने जाऊँगा। पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले इसको बढ़ाने से मैं आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड वापस से दिखा देता हूं, फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए देख लीजिए एक बार जरा। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मैं एक बार इसका क्विक रिकैप दे दे रहा हूं और फिर हम जो पहला बॉन्ड है आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड उस पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने मेरे पिछले सेशंस के नोट्स बना लिए होंगे और याद भी कर लिया होगा, तो और अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको रीज़न दिए थे और बताया था बॉन्ड होता क्या है और किस वजह से बनता है। क्लियर है? वो चीज़ अगर क्लियर होंगी तो ये बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझ में आएगा। इसके भी नोट्स बनाना तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। तो भाई एक से एक टॉपिक लिंक रहते हैं थोड़े थोड़े। क्लियर है? बट ये ज़रूर है, उसको आप सुनिए 2, 3, 4 जितनी बार सुनना चाहते हैं, जितनी बार अच्छे से कर सकते हो, जितने अच्छे नोट्स बना सकते हो उतने बनाइए। क्लियर है? कॉपी कैट मत बनिए, इधर से उतार लिए, उधर से नोट्स उतार लिए, उधर से नोट्स उतार लिए, कोई फर्क नहीं है, कॉपी करते रह जाओगे। सुनो, समझो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लग रही हैं उनको अपनी लैंग्वेज में खुद के हिसाब से लिखो। दूसरे के कॉपी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी सक्सेस नहीं मिल सकती, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो इसको लिखो, आइडिया की तरह लो इसको, ठीक है ना? आइडिया मानो से कि इस तरीके से हमें नोट्स को अरेंज करना है, थोड़ी अपनी चीज़ें ऐड करो इनमें। क्लियर है? थोड़ा इनोवेटिव तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, इसमें अपने सॉल्यूशंस लिखिए। कोई चीज़ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही उसको हिंदी में नोट कर लीजिए, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। क्लियर है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और आज हम पहला टाइप पढ़ने जाएंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। बच्चों, 2 तरीके के केमिकल बॉन्ड बताए थे मैंने, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं इंटर एटॉमिक, एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग, थोड़े मजबूत, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बच्चों होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, पहली बात। और दूसरा कैसे होते हैं? ये वीक होते हैं थोड़े, इंटर एटॉमिक से थोड़े नहीं, बहुत ही वीक होते हैं। क्लियर है? तो ये कैसे हैं? वीक बॉन्ड्स हैं। तो 2 टाइप के आपको केमिकल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, हर बॉन्ड को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला है इंटर एटॉमिक, दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर एटॉमिक तो कैसे है? स्ट्रॉन्ग है। इंटर मॉलिक्यूलर कैसे है? वीक बॉन्ड है। क्लियर है? इंटर एटॉमिक की जनरली बॉन्ड एनर्जी की रेंज 200 से 400 किलोजूल पर मोल के बीच में रहती है, और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 2 से 40 किलोजूल पर मोल की रेंज में रहती है। तो ये रेंज रहती है इंटर एटॉमिक की एनर्जी की और इंटर मॉलिक्यूलर की। अब बात आती है इसमें आते कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। इस इंटर एटॉमिक में आने वाले बॉन्ड्स 4 हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा मेटालिक बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड्स आते हैं किसमें? इंटर एटॉमिक। किसमें? इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड में। अब बात आती है इंटर मॉलिक्यूलर में कौन आते हैं सर? इसमें आने वाले बॉन्ड्स होते हैं वंडरवल फोर्सेस एंड अ स्पेशल केस ऑफ वंडरवल फोर्स जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, वो आते हैं। इसको इसीलिए मेंशन किया क्योंकि ये एक स्पेशल केस है फॉर वंडरवल फोर्स, स्पेशली मैंने इसीलिए मेंशन किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पे। क्लियर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का सिखाएंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर में कौन आ गया? एक तो आ गए वंडरवल फोर्सेस। असल में ये वंडरवल फोर्सेस भी 5 तरीके की होती हैं। ये वंडरवल फोर्सेस भी 5 टाइप की होती हैं। अभी आगे जाके जब पढ़ाऊंगा वंडरवल फोर्सेस तब वहाँ पे 5 टाइप को एक्सप्लेन करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके के, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब इंटर और इंट्रा का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब इनके टॉपिक डिस्कस करेंगे तभी बताएंगे। अभी बस केवल समझ लो कितने टाइप के होते हैं और किसमें कितने फर्दर सब डिवीजन है। इंटर एटॉमिक में 4 आ गए, इंटर मॉलिक्यूलर में 2, वंडरवल फोर्सेस और हाइड्रोजन। वंडरवल फोर्सेस भी खुद 5 तरीके का और हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके का। दैट्स इट। तो आज के सेशन में जो मैं डिस्कस करने जाऊंगा वो बात करने जाऊंगा मैं आयनिक बॉन्ड के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? आयनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो इस सेशन में मैं केवल इसी पर डिस्कशन करूंगा। किस पर? आयनिक बॉन्ड पर।
किस पे बच्चों? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? चलिए शुरू करने जा रहा हूं मैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, इसी तरफ कंसंट्रेशन रखें, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो ऊपर से उड़ेंगी किलोमीटर की रफ्तार से। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना जरा, ठीक है ना? अपने आस पड़ोसी मम्मी पापा सब भूल जाओ जरा थोड़ी देर के लिए। इस सेशन जितनी देर का है इधर ही कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, इसी वीडियो पे। क्लियर है? तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और रफ कॉपी लेके बैठा करो, जहां पे मैं कुछ ऐसा पॉइंट बोलता हूँ क्लिक करता है जो आपको, नोट करो। क्लियर है? क्योंकि आप बाद के लिए टालोगे तो वो बाद ही हो जाती है, कभी वापस से वो जो रिजल्ट है उस टाइम पे आना चाहिए था वो बाद में नहीं आता बच्चों। क्लियर है? तो बाद के लिए मत टालो, जो पॉइंट जिस टाइम पे समझ में आ रहा है नोट कर लो। मैं तो कह ही नहीं रहा रटो, उस टाइम पे नोट कर लो उसे, जिससे एटलीस्ट बाद में पढ़ो तो आपको ध्यान आ जाए, हाँ ये चीज़ें हमने उस टाइम पे सुनी थी, समझी थी, और ये मतलब इसका ऐसे। क्लियर है? तो जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोल देता हूँ नोट नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। समझाने के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें और भी समझा जाता हूँ, तो उन चीज़ों को आप लोग खुद से नोट करें, वही असली मेहनत है बच्चों, वही असली मेहनत है। ठीक है ना? चलिए सुनिएगा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है? सीधी बात, क्या है आयनिक बॉन्ड? एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं शुरू करता हूँ। हाँ, आयनिक बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर, किसकी वजह से? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक स्पीशी टू अ नॉन मेटालिक स्पीशी इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। कहां से कहां जाता है? मेटालिक स्पीशी से इलेक्ट्रॉन निकला और नॉन मेटालिक स्पीशी के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो इस टाइप के हम बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इस टाइप के हम बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो आयनिक बॉन्ड क्या है? जो वो बॉन्ड जो कब बने? जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो। कहां से कहां? एक मेटालिक स्पीशी से एक नॉन मेटालिक स्पीशी के ऊपर। क्लियर है? तो उस काम में या इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बॉन्ड एक तरीके के नहीं होते, मल्टीपल डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। सीधी बात है, अपने से रिलेट करो। हमारे दोस्त के साथ अलग बॉन्ड है, भाई के साथ अलग बॉन्ड है, माता पिता के साथ अलग बॉन्ड है, टीचर्स के साथ अलग बॉन्ड है। तो सीधी बात है, जैसे ही सराउंडिंग में एटम्स चेंज हो रहे हैं या लोग चेंज हो रहे हैं तो हमारे रिश्ते भी बदलते चले जाते हैं। बॉन्ड एक टाइप का रिलेशन ही तो है यार, बॉन्ड एक टाइप का रिलेशन ही है, कुछ नहीं। यहाँ पे हम बोलते हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ केमिकल स्पीशी। खत्म बात। जो उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को उस केमिकल स्पीशी में बिठा के रखा हुआ है साथ में, हाँ है ना? अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ोगे तो आपके दोस्त के साथ जो बॉन्डिंग है वो बॉन्ड है आपका अलग, भाई के साथ जो आपका रिलेशन है वो बॉन्ड अलग है, माता पिता के साथ जो रिलेशन है वो बॉन्ड अलग है, टीचर्स के साथ जो रिलेशन है वो बॉन्ड अलग है। क्लियर है? और जो वर्चुअली मेरे को देख रहे हैं, आपके साथ जो मेरा कांटेक्ट है, जैसे मैं अपने व्यूज़ पुट कर रहा हूँ और आप मेरे व्यूज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का बॉन्ड है। जो मैं इधर से व्यूज़ या अपना एजुकेशन बांट रहा हूँ और आप उधर से ले रहे हैं उसे, तो ये भी तो एक कम्युनिकेशन के थ्रू आप मुझसे जुड़े हैं। तो जुड़े मतलब किसी वजह से तो जुड़े होंगे, सीखने के पर्पज से जुड़े हैं, तो ये भी तो एक बॉन्ड ही है, या ये भी तो एक बॉन्ड ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी काम चलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? जब मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल को दे दिया और वो दोनों साथ में आके केमिकल स्पीशी में बैठ गए एक अट्रैक्टिव फोर्स से, तो वो जो बॉन्ड बना है उन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। खत्म बात। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक स्पीशी टू अ नॉन मेटालिक स्पीशी इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं उसे हम? आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना? आगे सुनिएगा। दिस बॉन्ड इज नॉन रिजिड, नॉन डायरेक्शनल, दैट इज देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ना ही रिजिड है ना ही डायरेक्शनल है, इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होती। देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज ओनली जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये केवल और केवल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत मजबूत है। तो ये बॉन्ड ना ही रिजिड है ना ही डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती। अभी समझाऊंगा ऑर्बिटल्स, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं क्लियर कर चुका हूँ, उन्हीं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं।
क्लियर है? नॉन रिजिड बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होती, बट इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे, तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, इस कंडीशन में जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मूला Q1, ये Q2 माइनस का मान लो चार्ज, पर यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड रखना है, Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा खासा फोर्स होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई रिजिड बॉन्ड नहीं होता, कोई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, कुछ नहीं, केवल प्लस चार्ज ये रहा, नेगेटिव चार्ज वो रहा, केवल मैं उसे अट्रैक्ट करके बैठा हूँ, वो मुझे अट्रैक्ट करके, हम दोनों में कोई ओवरलैपिंग, कोई शेयरिंग कुछ नहीं किया, बस मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारे बीच में एक बॉन्ड बन गया अट्रैक्शन की वजह से, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यही आयनिक बॉन्ड है, यही अट्रैक्शन फोर्स आयनिक बॉन्ड है, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है। क्लियर है? इसी पूरे डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझाया गया, ध्यान से सुनना। आयनिक बॉन्ड बनाना, ठीक है ना, कैसे बनता है, क्या क्या हो रहा होगा, वो सारी चीजें। क्या बोला आयनिक बॉन्ड? एक ऐसा बॉन्ड है जब मेटल की स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और नॉन मेटल की स्पीशी उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, इस तरीके से बना। क्लियर है? जैसा कि एक एग्जांपल है NaCl बनाने के लिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फाइनल स्टेप। क्लियर है? हाँ है ना? तो मेटल है सोडियम, क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये 281 था, ये 28, क्यों लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नोबल गैस को अचीव करने के लिए, पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में। क्लियर है? क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 से 288, तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। असल में ये बना क्यों? क्योंकि सब कोई अपनी नोबल गैस अचीव करना चाहता है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये सोडियम बना, Na+ आयन सॉरी, और जब इस क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये Cl नेगेटिव आयन बना। कुछ नहीं, अब ये आयन और ये आयन एक साथ मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। अब ये देखिए कैसे हैं, गैसियस है, और ये कैसा है, सॉलिड है। बिल्कुल सही चीज लिखी है। क्लियर है? तो क्या ये आयन कैसे हैं, गैसेस, क्योंकि गैसेस एटम्स लेते हैं तभी निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी ऐड कराया जाता है। क्लियर है? तो ये आयन बने। अब ये जब आयन पास आएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और ये NaCl की फॉर्म में सॉलिड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaCl सॉलिड। और ध्यान रखना, ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल। तो ये पूरा बॉन्ड क्यों बनता है बता चुका हूँ। बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम। इस कंडीशन में ये दोनों अलग थे, नाच रहे थे इन्वायरमेंट में, अनस्टेबल थे बहुत। क्या थे, अनस्टेबल। जब ये दोनों पास में आए तो अरे वाह वाह, तू नेगेटिव मैं पॉजिटिव, चल बॉन्ड बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये क्या बना लिया इन्होंने, NaCl सॉल्ट बना लिया, जो कि क्या हो गया, स्टेबल। बॉन्ड बनना ही पोटेंशियल एनर्जी को कम करना होता है। जब दो स्पीशीज पास आती हैं तो एक ऐसी डिस्टेंस पे पहुंच जाती है, ऑप्टिमम डिस्टेंस, जैसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हो, कि वो उसके आगे पास आ नहीं सकते और उससे दूर भी बढ़िया नहीं है। तो वो पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। जो डिस्टेंस इन दोनों आयन्स के बीच की वो बॉन्ड लेंथ, उस कंडीशन में ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। पिछले ही सेशन में सिखाया मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पास आए अट्रैक्शन फोर्स की वजह से डोमिनेट करी, एक पोजीशन पे आकर रुक गए, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड बन गया एक, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। अब फर्दर और आगे बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, जो अनस्टेबिलिटी का कारण है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे इन्होंने बॉन्ड लेंथ को अचीव कर लिया, बॉन्ड बना लिया, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये लोग स्टेबल होते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जिसने नहीं देखा पिछला सेशन वो पहले देख ले, तब आई ये वाली बात उसके दिमाग में। क्लियर है? तो क्या मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैटायन बना लिया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनायन बना। जब एक कैटायन एनायन बन गए, जब पास लाए तो उन्होंने एक आयनिक कंपाउंड बना लिया, जैसे कि NaCl। कौन सा बॉन्ड बना होगा इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट। असल में मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, असल में ये क्या है, Na+ है और ये Cl नेगेटिव है, साथ में बिठा दिया तो इसीलिए NaCl लिख दिया जाता है। क्लियर है? और ये स्टेबल है बिकॉज इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखो इसी तरीके से। अब इसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर और देख लो। कभी कभी किसी को इच्छा होती है सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल देखो भाई, सोडियम प्लस Cl माइनस क्या बना लिया, NaCl बन गया।
अब इसी को मैं कुछ अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, ये चार्ज है ये वाला प्लस, ठीक है ना, बट यहाँ पे ये क्रॉस दिखाया मैंने, इसके इलेक्ट्रॉन दिखाए। सोडियम के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एक होता है, अब मैं उसको डॉट से ना दिखा के मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ा होगा आपने बचपन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जब NaCl बनाया होगा आपने, ठीक है ना। तो क्या सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, देख ले, इस क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर और कर देता हूँ ले, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज नहीं है, कौन है ये, इलेक्ट्रॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और खुद क्या बन गया, Na+, ये प्लस लगा लेना यहाँ पे प्लस कर लेना से, ये प्लस बन गया, सोडियम प्लस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, सोडियम प्लस बन जाएगा और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पहुँच गया इसके पास। तो मैं इसका डायग्राम आपको अच्छे से बना के दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, अच्छा नहीं, ये प्लस नहीं है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने और डॉट से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, क्लियर है। नहीं तो अगर आपके पास कोई कलरफुल पेन हो तो उससे मेंशन कर लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे मेरे पास है तो मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ठीक है ना, मैं दूसरे कलर से इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देता हूँ सोडियम का, ये ले, आपके पास अगर पेन हो तो आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7, तो अब ये पहुँचाने के लिए भी कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, क्या दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे अब ये दोनों मिलके Na+ में और Cl- में, क्लियर है, Na+ और Cl-, तो Cl- हुआ तो क्या हुआ, 3 4 5 6, इसके 7 हो गए कि नहीं, खुद के पहले के 7 तो हैं ही, और साथ ही साथ अब ये क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन लेगा, वो सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, क्लियर है, तभी तो Cl- हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तभी तो ये Cl+ हुआ। तो अब ये माइनस है, ये प्लस है, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो अब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, एक क्या लग रही होगी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, इन दोनों के बीच में क्या लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी। अब ये दोनों अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे होंगे क्योंकि सोडियम प्लस है और ये Cl- है, तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है, यही आयनिक बॉन्ड है, जो ये Na और Cl के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ये ब्राउन कलर के डॉट से दिखाया मैंने, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसी को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दैट्स द फॉर्मूला, ये प्रोसीजर है इसको बनाने का। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप लोग इसको हटा देना और मेरा ये प्रोसीजर आप सीधे स्ट्रेट लाइन बना के लिख लेना। Na पे ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन दिखा दियो, क्लोरीन पे रेड के 7 दिखा दियो, इस इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर करके दिखाइए और प्रोडक्ट Na+ Cl- और Cl के सारे इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे सब बच्चे, 8 के 8 अब, क्योंकि Cl- हो चुका है, क्या हो चुका है, Cl- हो चुका है अब। Cl- तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे विद ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दे रखा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाएंगे जो ही आयनिक बॉन्ड है, क्लियर है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब इसी तरीके से MgCl2 बनाते हैं, तो पहले अपने नॉर्मल तरीके से, इसमें मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा दिया तुम्हें, कोई कलेश ही नहीं किया मैंने, ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। Mg क्या है, मेटल है, और Mg कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैलेंसी 2 होती है Mg की, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, खुद क्या बनेगा, Mg+2, तो 2 से 2 कन्वर्ट। Cl, अब जब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Cl एक ही इलेक्ट्रॉन लेता, तो हमें 2 Cl लेना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, फॉर्मूला भी दिख रहा होगा MgCl2, 2 Cl लिए 2 इलेक्ट्रॉन खाए तो 2 Cl- बन गए, क्या बन गए, 2 Cl-, मतलब 2 Cl- आयन बन गए, तो 287 एक Cl का, तो दोनों Cl के अलग अलग लिख लो, 288, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 कर दिया है, क्लियर है। तो ये तो होगा इनके आयंस Mg+2 और Cl-। अब रिएक्शन कर रहा हूँ, Mg+2 को बैठा दो, +2 Cl- बैठा दो, तो डायरेक्ट MgCl2 सॉलिड बन जाएगा। बट उसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ऐसे दिखेगा। पहले मैंने बना लिया Mg, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, डॉट वाले इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, तो Mg बैठा है, +2 चार्ज अभी नहीं है, नॉर्मल मेटल एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है,
अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर। तो Mg ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। तो अब क्लोरीन पे क्या हो गया होगा, देख 1 2 3 4 5 6 ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन और ये डॉट, क्योंकि एक Mg का इस पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब ये वाला क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे और ये Cl माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl माइनस। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस पे गया, इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे भी Cl माइनस बन गया और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये Mg+2 बन गया। क्या बन गया, Mg+2। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपके लिए, क्लियर है। Mg आ गया, कलर अलग करूंगा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा मेरा, क्लियर है। तो रुक जाओ जरा, पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखा लूं। इस मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, क्लोरीन को। तो ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखाया क्योंकि वो किसका था, मैग्नीशियम का था। किसका था, मैग्नीशियम का। ये वाले इलेक्ट्रॉन ले कलर और कर दिया, क्लियर है। तो अब ये क्या बन गया होगा खुद माइनस, ये क्या बन गया होगा माइनस, और ये क्या बन गया होगा +2। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको भी, पर ये मत कहना रिपेल करेंगे वो पोजीशन अलग अटेन कर लेते हैं, बट अट्रैक्शन फोर्स अल्टीमेटली मैग्नीशियम से जुड़े रहेंगे दोनों क्लोरीन, अल्टीमेटली मैग्नीशियम से जुड़े रहेंगे दोनों क्लोरीन। तो MgCl2, तो यही ब्राउन डॉटेड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या है, आयनिक बॉन्ड है। क्या है, आयनिक बॉन्ड। अगर इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, +2 चार्ज और ये -2 चार्ज, क्लियर है। तो Q1 Q2 अपॉन R², तो Q1 Q2 अपॉन R², रिजल्टेंट निकाला जाता है इसमें। क्या निकाला जाता है, रिजल्टेंट, इसका इधर से, तो आंसर निकाला जाता है, देखी जाएगी वो तो, क्लियर है। तो ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, दिखा दिया मैंने, जो कि पहले Q1 Q2 अपॉन R²। K क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। चलो आगे मैं, तो मेरे ख्याल से दोनों एग्जाम्पल क्लियर होंगे। तो एक पॉइंट आर, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला इन्होंने, द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड बिहेव एज अ डाइपोल, दस मॉलिक्यूल इज पोलर। जो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो बना है ये क्या है, डाइपोल बनाता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों जिनमें दो पोल्स दिखते हैं ऑपोजिट, जैसे कि एक ये रहा Q, एक ये रहा Q, तो एक चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का, तो ये दो पोल हो गए, पोल नंबर 1 पोल नंबर 2, और ये दोनों पे कोई बीच की कुछ दूरी होती है r, दिस इज कॉल्ड अ डाइपोल, दिस इज कॉल्ड अ डाइपोल। इसी तरीके से अगर आप NaCl में ऑब्जर्व करोगे तो Na+ Cl- और कुछ दूरी पे होंगे, डेफिनेटली दूरी पे होंगे, ठीक है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, जिसको हम बॉन्ड लेंथ। तो ये एक प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, कुछ दूरी पे बैठा है बॉन्ड लेंथ पे, क्लियर है। तो ये भी इसी डाइपोल की तरह ही तो बिहेव करेगा। ये क्या है, डाइपोल। व्हाट इज दिस, डाइपोल, जिसमें एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज है। ये भी क्या है, एक डाइपोल जिसमें एक प्लस का चार्ज है माइनस का चार्ज है, कुछ दूरी पे बैठे हैं। तो हर आयनिक कंपाउंड एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो वही लिखा है, द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड्स बिहेव एज अ डाइपोल, क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए। दस मॉलिक्यूल इज पोलर, तो आयनिक बॉन्ड वाले जनरली मॉलिक्यूल्स पोलर रहते हैं, कुछ नॉन पोलर भी होंगे, दिखाऊंगा। भले ही उस वो डाइपोल है, बट पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो नॉन पोलर है, उसका रीजन अलग है। बट आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl, KCl, MgCl2, नहीं MgCl2 छोड़ो, NaCl, KCl, NaBr, NaF, ये सब कैसे हैं, डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, कुछ हैं जो नॉन पोलर हो जाते हैं, उनके रीजंस अलग हैं, वो पढ़ाऊंगा जब डाइपोल इसी टॉपिक में, तब मजा आएगा। जब पूरा टॉपिक आएगा डाइपोल पे, पूरा टॉपिक आएगा डाइपोल पे, मजा आएगा, क्लियर है ना। तो अभी इसको इतना रखें, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर चीज़ होंगी। तो आयनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बने हैं, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, क्योंकि वो क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई भाई आयनिक बॉन्ड की, क्लियर है, हाँ या ना। ये बात हो गई किसकी, आयनिक बॉन्ड की। अब एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो असल में ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए, गेन हुए, तो असल में आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी कैलकुलेट कराई जाती है। असल में आयनिक कंपाउंड की नहीं, उसमें जो आयन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी चेक कराई जाती है कि असल में ये फॉर्मूला कैसे बना दिया MgCl2 मैंने, कोई वजह तो होगी। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, 1 कह देते हैं, जैसे हम लोग आयनिक कंपाउंड में ये आयन है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, किसी आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, किसी आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है। तो कैसे स्पेसिफाई किया, तो कैसे स्पेसिफाई किया, तो वही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आयनिक कंपाउंड के पास होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहीं पे एक और कंसेप्ट आगे जाके पढ़ाऊंगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, तो उनमें होगी कोवेलेंसी। तो देखेंगे क्या चीज, क्या डिफरेंस है उनमें, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की कंसेप्ट किसने दिया, देखें जरा। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय कॉसेल। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो कंसेप्ट था वो किसने दिया? कॉसेल ने दिया। किसने दिया बच्चों? कॉसेल ने दिया। क्लियर है? दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, ये याद रखना, शेयरिंग की बात होती है, गेन और लॉस्ट की बात होती है, किसने खोया और किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। आज के बाद ये डेफिनेशन कभी मत भूलना, आइडियल डेफिनेशन है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो ही कंसीडर किए जाते हैं, कभी भी शेयरिंग कंसीडर नहीं करते हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड कब? जब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उस टाइम पर। तो उसी लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। एक और पॉइंट सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। चाहे इलेक्ट्रॉन गेन हो चाहे लूज हो, ध्यान से सुनना जरा। इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी चार्ज से रिलेटेड नहीं होती। केवल हम बोलते हैं इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या इतने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो वो नंबर है केवल, उसको कभी हम प्लस माइनस से मेंशन नहीं करते। किससे मेंशन नहीं करते? प्लस माइनस से। तो वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, दैट इज इन केस if atom accepts electron then also the value of electrovalency is taken as positive। चाहे एलिमेंट या एटम गेन करे इलेक्ट्रॉन चाहे लूज करे। लूज करता है तो जनरली दिमाग में ये आता है प्लस चार्ज है, लूज किए तो इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो वो पॉजिटिव टर्म मान लेते हैं। बट कभी कभी जैसे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो हम लोग चार्ज दिखाते हैं -3, तो हम बोल देते हैं गलती से कि इलेक्ट्रोवैलेंसी -3। इलेक्ट्रोवैलेंसी एक पॉजिटिव टर्म है, केवल वो मैग्नीट्यूड है, केवल वो एक मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता, वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, दैट इज इन केस इफ एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी इज टेकन एज पॉजिटिव। जैसे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो N3 नेगेटिव बनाता है, बट अगर आप उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलोगे तो 3 बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि -3 है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, दैट इज लिखा एक एग्जाम्पल मैंने स्पेशली, क्या नाइट्रोजन एटम एक्सेप्ट्स क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज +3। क्या है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी? +3। ये नहीं लिखोगे कि -3 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी एक पॉजिटिव टर्म है। क्या है? एक पॉजिटिव टर्म। तो इसी को दिमाग में रखते हुए हर ग्रुप की मैंने इलेक्ट्रोवैलेंसी लगभग मेंशन कर दी है, ध्यान से देखिएगा। तो मेजर जो ग्रुप्स हैं उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। ग्रुप सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सेकंड हो गया। ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कितनी? 3। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती, नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट शेयर्स एंड हैव अ कोवैलेंसी। क्या होती है इनके पास? कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती। क्लियर है? अगला ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 3 आ गई। क्लियर है? -3 नहीं लिखा मैंने, मेंशन कर दिया है, एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, कितनी वैलेंसी? 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। तो चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो लूज करे, इलेक्ट्रोवैलेंसी एक पॉजिटिव टर्म है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एक पॉजिटिव टर्म है। और वहीं पे अगर हम बीच के बचे हुए ग्रुप की बात आती है, सेकंड से लेकर 12th की, तो वहाँ पे हमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी देखने को मिलती है, जो कि एक एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन कर सकी है। तो ग्रुप 3 है बच्चों, ये 2 हटा देना। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, क्लियर है, बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। बच्चों ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, क्लियर है, और इनके पास वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है आयरन का ही ले लो, आयरन +2 भी होता है, आयरन +3, फेरस एंड फेरिक दोनों पता होगा आपको, आयरन +2 भी होता है, आयरन +3, तो इनके पास वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है।
और क्यों है इसका रीज़न जाके मेरे आप लेक्चर सुन सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जाके सुनिएगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे वो टॉपिक है नहीं। तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के मेंबर्स होते हैं डी ब्लॉक के, और इनके पास वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जो कि एक एग्जांपल जाना माना आप जानते भी होंगे, इसीलिए मैंने वही लिखा है, फेरस एंड फेरिक, फेरस +2 फेरिक +3। तो इसका कुछ कारण तो होगा, बिल्कुल कारण है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सुनना, जाके पूरा चैप्टर रिवाइज करो, नोट्स देखो, उसमें आपने लिखा होगा क्यों होती है डी ब्लॉक के मेंबर्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी की, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन, शेयरिंग कभी नहीं होता। शेयरिंग वालों को हम कोवैलेंसी बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है? यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी असल में आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स है, पता कैसे लगेगी +2 आयन बनाए +3 आयन, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कितने गए और कितने आए। क्लियर है? और आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन एक मेटल से तो उठ के जाते हैं और नॉन मेटल पे एंटर करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए तो वो भी तो मेंशन करना है, तो वो कौन है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो इसका कंसेप्ट तो आना ही आना है, इसी बेसिस पे नाम पड़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अब बात आती है, ये तो बात आपने सर सही कह दी कि आयनिक कंपाउंड बने, मेटल नॉन मेटल बने, अच्छी बात है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस भी तो होंगी जिसमें ये आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी मैक्सिमम हो जाती होंगी। बिल्कुल है। तो कुछ फेवरेबल कंडीशंस लिखा रहा हूं बच्चों, जिस कंडीशंस में या जिन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड का बनना कंफर्म है, तय है, अगर इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास, जो अभी लिखा हुआ फेवरेबल कंडीशंस, इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट के पास, तो आयनिक बॉन्ड बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत, बहुत अच्छा बनेगा। तो क्या क्या कैरेक्टर हैं? 2। सबसे पहले एक मेटल का कैरेक्टर होगा, एक नॉन मेटल का। कौन सा कैरेक्टर वही दिखा रहा हूं। मेटल के पास मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी या लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड बनने का, क्या जो आपने मेटल सेलेक्ट किया है वो एक ऐसा मेटल होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जितना इजीली मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल लूंगा उतना मेरे लिए फायदा है, क्योंकि केटायन जल्दी बनेगा। तो वही लिखा है, मेटल ऐसा ले जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो। तो कोई मेटल लिख दिया मैंने M, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, तो जो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी लिख दिया मैंने। क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी चाहिए? हमें मिनिमम चाहिए, तब आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी मैक्सिमम हो। दूसरी बात, नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो हाई और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप गेन एंथैल्पी लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है। जनरली मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इंटरचेंजेबली वो यूज़ कर लेता हूँ। असल में वही आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वही चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लेना आप लोग अगर चाहते हो तो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल की हाई और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब एक नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बना ले। इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज करता है हीट। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है रिलीज होती है एनर्जी, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी उतना अच्छा एनाइन बनेगा। तो हर मेटल इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेगा, तभी तो एक अच्छा एनाइन बनेगा, जल्दी एनाइन बनेगा। तो एनर्जी रिलीज्ड कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की कैसी? कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की कैसी? ज़्यादा। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक रिलीज्ड एनर्जी है। तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक तो कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या मतलब है आपको। क्लियर है? कंडीशन याद होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कैसी चाहिए? मिनिमम। किसकी? मेटल की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी चाहिए? मैक्सिमम। किसकी? नॉन मेटल की। तो ये दोनों दो फेवरेबल कंडीशन आ गई आयनिक बॉन्ड बनने की। तीसरी फेवरेबल कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, लैटिस एनर्जी। जो भी आयनिक कंपाउंड है वो लैटिस बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, पता होगी, मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। तो लैटिस एनर्जी बहुत रिस्पॉन्सिबल। लैटिस मतलब एक तरीके का पूरा बच्चों 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सपोज करो, इमेजिन करो, लैटिस एक 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। आपके घर में दीवारें होंगी, एक दीवार को पकड़ के, एक वॉल को पकड़ के चलिए, असल में वो वॉल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। दिमाग लगाना अगर है तो, वो वॉल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? ब्रिक से बना है। किससे बना है? ईंट, हिंदी में कहते हैं, ईंटों से मिलके बनाया है। तो असल में जो ईंट है वो एक यूनिट सेल होती है, एटम नहीं है वो। जो आपकी ब्रिक है वो एक यूनिट सेल है,
और वो ब्रिक किस चीज़ से बनी है? सैंड पार्टिकल से या किसी से भी। असल में उसी यूनिट सेल को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल। एक एक क्यूब, एक एक ब्रिक मिला मिला के वो पूरी वॉल तैयार हुई है। तो वॉल क्या है? एक पूरा लैटिस है। वॉल क्या है? एक पूरा 3D क्रिस्टलाइन लैटिस, पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? ब्रिक से बना है। और ब्रिक असल में क्या है? यूनिट सेल है। ब्रिक असल में क्या है? यूनिट सेल। और इसी ब्रिक के अंदर होते हैं NaCl एटम्स या आयंस। तो ये ब्रिक जो है वो किससे बना है? Na और Cl आयन से बना है। तो असल में अल्टीमेटली वो पूरा लैटिस किसका है? सोडियम और क्लोरीन आयन का। क्लियर है? हाँ या ना? पहले सीरीज चलती है, आयन से मिलके बनता है पूरा यूनिट सेल, और बहुत सारे यूनिट सेल मिलके पूरा लैटिस बनाते हैं। तो इन शॉर्ट आप ब्रिक को मान सकते हो यूनिट सेल, और पूरी वॉल को मान सकते हो आप लैटिस। और जो ब्रिक किससे बनी है? डस्ट पार्टिकल्स, उनको मान सकते हो आप Na और Cl आयंस। क्लियर है? तो Na और Cl ने क्या बनाया? ब्रिक बनाई, जो कि क्या है? यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल मिलके पूरा लैटिस बन गए। तो इसी लैटिस को बनाने में जो लैटिस एनर्जी है उस पर भी डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड कैसा है। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही दिखा रहा हूँ अब। क्या चाहिए हमें? हाई लैटिस एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो उस जो लैटिस है, जो आपके घर की वॉल है, जो उसको बनने में जब वो वॉल बन रही होगी तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी रिलीज है। क्लियर है? तो उस टाइम पे जब आप लैटिस को फॉर्म कर रहे हो, बना रहे हो, तो लैटिस हमेशा जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? तो वही लिखा है हाई और मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। तो जब वो लैटिस बनेगा, जो घर की वॉल बनेगी, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। और वो कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। क्यों? दिमाग लगाइए जरा। सपोज करो एक कैटायन है, एक एनायन है, अनस्टेबल है, रिएक्ट करे, सॉलिड Mx बना लिया। सॉलिड मतलब लैटिस बना होगा वो पूरा। क्लियर है? और वो कैसा है? स्टेबल है। तो अनस्टेबल से जब भी कोई चीज़ स्टेबल बनती है तो एनर्जी लूज करती है। अनस्टेबल मतलब ज़्यादा एनर्जी, स्टेबल मतलब कम एनर्जी, ज़्यादा से कम में कन्वर्ट हो रही है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो निकल ही गई होगी ना। और वो किसकी फॉर्म में निकली होगी? लैटिस एनर्जी की फॉर्म में निकली होगी। किसकी फॉर्म में निकली होगी बच्चों? लैटिस एनर्जी की फॉर्म में। तो इन शॉर्ट जब आप ब्रिक से ये पूरी वॉल बनाएंगे, तो इस वॉल को जब हम बनाते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी वो लैटिस एनर्जी होगी। एक और डेफिनेशन है लैटिस एनर्जी की। तो जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब इसी का ऑपोजिट प्रोसेस कराओ। तो अब जो एनर्जी हमें इस लैटिस को तोड़ने में देनी पड़ेगी, फॉर्म करने में जब निकल रही है तो तोड़ने में इस लैटिस को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट लैटिस एनर्जी की एक और डेफिनेशन है, जब हमें इस लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो उसकी लैटिस एनर्जी होगी। क्लियर है? तो किसी पूरे क्रिस्टलाइन 3D स्ट्रक्चर, वेल मैनर्ड में जो क्रिस्टलाइन 3D स्ट्रक्चर बना है, उसको तोड़ने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो लैटिस एनर्जी। और जब हम उसी लैटिस को बनाते तो एनर्जी एमिट होती है। तो दिमाग लगाना, बनाते समय दो लैटिस बना रहा हूँ, एक आपकी राइट वाली वॉल है, एक लेफ्ट वाली वॉल। दिमाग लगाना है तो प्रैक्टिकली सोचो। एक राइट वॉल बनी है आपके घर में, एक लेफ्ट वॉल, कोई सी भी दो वॉल पकड़ के चलो। तो राइट वाली वॉल को जब हमने बनाया तो उससे एनर्जी निकली 50 किलो जूल। दिमाग लगाइए, राइट वाली वॉल को जब मैं बनाया तो उसमें से एनर्जी निकली 50 किलो जूल। और जब मैंने लेफ्ट वाली वॉल को बनाया तो उसमें से निकली 1000 किलो जूल। क्लियर है? तो दिमाग लगाओ, लिबरेट हुई है अभी जब ये वॉल बनी है। तो इन शॉर्ट कौन सी वॉल मजबूत होगी? जिससे 1000 किलो जूल एनर्जी निकली है, जिससे 50 किलो जूल। सीधी बात है, एनर्जी निकलना मतलब वो चीज़ स्टेबल हो गई होगी। जो वो जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज़्यादा मजबूत दीवार बनेगी, मजबूत या एक सॉलिड क्रिस्टलाइन लैटिस बनेगा। तो इधर से तो मात्र 50 किलो जूल निकली है, इधर से मान लो 1000 किलो जूल निकली है। तो ये वाली वॉल स्ट्रांग होगी कि ये? मेरे ख्याल से जिसमें से 1000 किलो जूल एनर्जी निकली है। क्यों? इसको आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो। जब बनते टाइम इसमें 1000 किलो जूल निकली है, उसमें बनते टाइम 50 किलो जूल निकली है। जब आप इन दोनों वॉल को तोड़ोगे तो इजीली कौन सी वॉल टूट जाएगी? राइट वाली टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इस वॉल को तोड़ने के लिए मात्र 50 किलो जूल एनर्जी देनी है। और वहीं पे अगर आप अपनी लेफ्ट वाली वॉल को तोड़ोगे तो आपको 1000 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली लेफ्ट वाली वॉल एक सॉलिड, एक अच्छा क्रिस्टलाइन लैटिस है। क्यों? क्योंकि जब वो वॉल बनी थी तो उसमें बहुत सारे पैसे लगे थे, बहुत सारा सीमेंट, बहुत सारी ब्रिक लगी थी। तो अल्टीमेट वो रिजल्ट तो आपको निकाल के देता है एनर्जी का। क्लियर है? तो इन शॉर्ट जब एक स्टेबल लैटिस बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी को जो लिबरेट हुई है हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और किससे बना है? आइसोलेटेड गैसियस आयन से बना है। आइसोलेटेड गैसियस
आयन से बना है। तो ये MX जो सॉलिड NaCl सॉलिड बना था, वो लैटिस बना था। रॉक सॉल्ट खाते हो खाने में, हाँ या ना, वो तो पाउडर फॉर्म में आता है, असल में वो पाउडर फॉर्म में नहीं, पूरा लैटिस होता है उसका, पूरा लैटिस। जब हम उसे बनाते हैं, बनता है जब वो सी वाटर से, ज़्यादातर इवेपोरेशन से मिलता है हम लोगों को इंडिया में सॉल्ट, बट अगर फॉर्म भी करते तो उसका सॉलिड लैटिस बन के आता है। उस लैटिस में एनर्जी लिबरेट होती है, क्लियर है। और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों? आयनिक बॉन्ड स्टेबल तभी होगा, सीधी बात है, जब ये दोनों अच्छे से फ्यूज़ करेंगे, एक मजबूत बॉन्ड बनेगा। और मजबूत बॉन्ड है तो एक मजबूत लैटिस है, मजबूत लैटिस है तो मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा लिबरेट करी होगी इसने। तो आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन 3 होती है, तीनों को दिमाग में फिट कर लो। मेटल के लिए तो लो आयनेशन एनर्जी, नॉन मेटल के लिए तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लैटिस एनर्जी की बात करेंगे इनके क्रिस्टलाइन लैटिस की, तो वो भी हमें मैक्सिमम चाहिए, वो भी हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ये थी फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड्स, क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में फिट कर लेना। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो सर आपने ये भी बता दिया कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, कैसे बना, क्या हुआ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बता दी। अब बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बताओ। हमने आयनिक कंपाउंड्स बना लिए, तो कैसे होते हैं, नेचर में क्या होता है इनका, तो वही चीज़ सिखा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, कैसे, इन शॉर्ट एक तरीके से आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, जो आयनिक बॉन्ड से बने होंगे। तो वही कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उन कंपाउंड्स के कैरेक्टर, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, ऐसे कंपाउंड्स के कैरेक्टर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला फिजिकल स्टेट, तो अभी बताया सॉलिड होते हैं, तो वही लिखा है, दीज कंपाउंड आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एंड have a 3D अरेंजमेंट, जिसको आप लैटिस कहते हो, जिसको आप क्रिस्टलाइन लैटिस कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं और एक 3D क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इनके। दीज कंपाउंड हैव हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है। तीसरा पॉइंट, कंडक्टिंग होते हैं कि नहीं। ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट में कभी कंडक्टिंग नहीं होते। सुनना जरा, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं तब दिखाता हूँ, ठीक है ना। कंडक्टिविटी की बात आती है कि करंट कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो वही लिखा है कंडक्टिविटी। इन सॉलिड स्टेट दीज कंपाउंड आर बैड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो बैड कंडक्टर, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस फ्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। बट इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक एंड आयंस बिकम फ्री टू मूव। तो बट अगर हम उसको मोल्टन स्टेट में ला देंगे तो हीट करोगे, मेल्ट होगा, तो वहाँ पे तो फोर्स कम हो ही जाती है। और एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला आता है K Q1 Q2 अपॉन R²। जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं बच्चों, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम डिवाइड मार देते हैं। अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा, अब कांस्टेंट असल में K से ही मेंशन करते हैं, तो कांस्टेंट को मैं A से मेंशन करता हूँ और ये आ गया इस पूरे का K डिवाइड कर देता हूँ, पूरे फॉर्मूले को अच्छे से लिखता हूँ वापस। एक तो इसका कांस्टेंट हो गया Q1 Q2 अपॉन R² फॉर्मूला आ गया। ये पूरा फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। वाटर के लिए जो भी वैल्यू है मैं नहीं बता रहा, फिजिक्स में आएगा पूरा कंसेप्ट, क्लियर है। जब टॉपिक चलेगा इक्विलिब्रियम तब बताऊंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा डिस्कस करूंगा। तो ये क्या करता है, जैसे ही हमने पानी में डाला उस सॉल्यूशन का खुद के पास एक कैपेसिटी होती है इस फोर्स को डिक्रीज करने की, और जितने टाइम्स वो फोर्स डिक्रीज कर देता है, उसी टाइम जितने टाइम्स उसने डिक्रीज किया है उसी वैल्यू को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे ही हम मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जैसे 10 टाइम्स कम हो गई फोर्स। इनिशियली जब एयर में थी तब फोर्स इतनी थी, अब जब एक्वस सॉल्यूशन में तो उसे मैंने 10 टाइम्स घटा दिया। डिवाइड करना मतलब वो फोर्स में डिक्रीमेंट आ गया, 10 गुनी कम हो गई। तो जब फोर्स कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आयंस फ्री हो जाएंगे। तो चाहे आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में मिला दो, चाहे उसको मेल्ट कर दो, उसके आयंस के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था A Q1 Q2 अपॉन R², अब इतना नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली वैल्यू से डिवाइड मार देते हैं। तो सपोज करो इनिशियली फोर्स था 1 न्यूटन या 50 न्यूटन फोर्स था, अब जब मैंने उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया उसी आयनिक कंपाउंड को, तो अब फोर्स रहेगा उसमें 5 न्यूटन।
मान लो, तो फोर्स 50 से 5 हो गया, मतलब 10 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो वो 10 से डिवाइड किया मैंने उस 50 के फोर्स को, तो के जो आया 10 टाइम्स डिक्रीज, वो ही होता है। हर सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? हर सॉल्यूशन के लिए बच्चों अलग अलग होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो ध्यान रखना। तो ये सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके आयंस फ्री नहीं होते। बट या तो इनको मेल्ट कर दो तो हीट वगैरह की वजह से हो जाता है दूर दूर आयंस, या इनको एक्वस सॉल्यूशन बना दो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने की वजह से इनका फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो ये आयंस क्या हो जाता है? फ्री मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। सो इन दिस स्टेट दे बिहेव एज गुड कंडक्टर, और मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में एक गुड कंडक्टर का काम करते हैं बहुत अच्छा। एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो घर पे कर सकते हो। पानी लेना, NaCl घोल लेना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना। क्लियर है? एक दूसरी तरफ पूरा NaCl का एक ब्रिक लेना, सॉलिड लेना, पूरा गट्ठर, हिंदी में हम लोग डेला कहते हैं उसे, एक पूरा क्रिस्टलाइन क्या ब्लॉक ले लेना आप NaCl का। एक बार सर्किट बनाना और जो वायर है, एक नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, NaCl के ब्लॉक में जोड़ देना। दूसरी तरफ वो सॉल्यूशन जो ले रखा है उसमें वायर या इलेक्ट्रोड जोड़ देना, और फिर एक बल्ब कनेक्ट कर लेना। क्या कर लेना? बल्ब या छोटी सी LED बल्ब कनेक्ट कर लेना। क्लियर है? जैसे ही आप उस सॉलिड NaCl में वो वायर्स कनेक्ट करेंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सीधी बात है, घर में बिजली कभी NaCl के सॉलिड से नहीं चला सकते आप, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। उसमें आप चाहे इलेक्ट्रोड डाल लो, चाहे कुछ भी लगा लो, बल्ब आपका ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो NaCl का जो ब्लॉक है उसके आयंस फ्री नहीं है। बट वहीं पे अगर आपने पूरा सर्किट डेवलप कर लिया, पूरा सेल बैटरी सब लगा ली, और तब आपने NaCl के थ्रू 2 वायर डाली और बीच में ही बल्ब क्रिएट कर लिया, तो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे ही आप की ऑन करोगे वो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी करंट या पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। क्यों? इस सॉल्यूशन में से भी मतलब करंट फ्लो हो रही होगी। बट यही काम आप उस ग्लास को हटा के आप उस सॉलिड ब्लॉक NaCl का रखोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट इज सॉलिड फेज में ये NaCl या आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर है, बट वहीं पर उनका एक्वस या मोल्टन स्टेट लोगे तो वो गुड कंडक्टर है। रीजन क्या है? इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स इट। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखो अब, आइसोमेरिज्म। इनमें आइसोमेरिज्म नहीं मिलती, याद रखना बच्चों। सिखाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी, उनमें मिलती है। दीज कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। इसका रीजन भी याद कर लेना, बिकॉज द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। अभी बताया, ये ना ही रिजिड होते ना ही डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होती बॉन्ड बनाने में। यहाँ पे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन आया, प्लस माइनस बने, दूर से ही बैठ के अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आयनिक बॉन्ड्स ना ही नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल होते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती। जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग और डायरेक्शन बॉन्ड नहीं है तब तक आइसोमेरिज्म नहीं आ सकता, तब तक आइसोमेरिज्म नहीं आ सकता। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमॉर्फिज्म। कौन सी फिज्म? आइसोमॉर्फ। आइसोमॉर्फ होते हैं, मॉर्फोलॉजी बच्चों होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा भाई कैसा दिखता है, दोस्त कैसा दिखता है। तो आइसो मतलब सिमिलर, मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी। ऐसे कंपाउंड जो सिमिलर है प्रॉपर्टी देखने में, फॉर्मूले में, तो वही चीज़ें देखी जाती है। तो आइसोमॉर्फ, सिमिलर लैटिस स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा जाता है? इनका लैटिस स्ट्रक्चर देखा जाता है हमेशा। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका लैटिस स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो वही लिखा है, दिस कंपाउंड कैन शो आइसोमॉर्फिज्म। क्या शो कर सकते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। दो कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिज्म की, आइसोमॉर्फ, सिमिलर लैटिस स्ट्रक्चर। दो कंडीशन है, पहली है सिमिलर फॉर्मूला होना चाहिए, दूसरा कैटाइन और एनाइन का साइज सेम होना चाहिए। क्या? साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन, मतलब दोनों में जब दोनों कंपेयर करोगे एग्जाम्पल, तो दोनों के कैटाइन या तो दोनों के एनाइन सिमिलर होने चाहिए साइज में। किसमें? साइज में। तो दो कंडीशन है, एक तो फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक NaCl लिया एक MgCl2 तो फॉर्मूला ही नहीं सेम है तो आइसोमॉर्फ तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनके जो अंदर कैटाइन एनाइन है उनके साइज ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो NaF और MgO, इसी तरीके से एग्जाम्पल देखो NaCl और KCl। NaF और MgO ये आइसोमॉर्फ है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के लगभग साइज सेम होता है, सोडियम और मैग्नीशियम भी जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है तो इनका साइज भी बहुत वेरी नहीं करता है। तो इसी वजह से सोडियम फ्लोराइड और MgO आइसोमॉर्फ है, क्योंकि इनके फॉर्मूले भी सेम है, NaF MgO लगभग। हाँ है ना? फॉर्मूला देख लो यार, इसमें एक मेटल एक एनाइन, इसमें भी एक मेटल एक एनाइन, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो ये क्या है? आइसोमॉर्फ। और ये भी नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल फॉर्मूला सेम है तो भी काम हो गया,
साइज भी सेम होना चाहिए, लगभग बराबर ही होते फ्लोरीन ऑक्सीजन और सोडियम मैग्नीशियम। वहीं पे अगर आप NaCl KCl को देखोगे, चल Cl तो हमें साइज सेम मिल रहा है, फॉर्मूला तो चलो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई, सेम हो गया, बट एनायन तो चल सेम मिल गया, पर कैटायन सेम है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये अलग पीरियड के दोनों के साइज में जमीन आसमान का फर्क होगा, तो ये आइसोमॉर्फ नहीं है। तो दोनों कंडीशन देखनी है, फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और इनके जो कैटायन है उनका साइज और इनके जो एनायन है उनका साइज, दोनों सारी कंडीशन आपको देख के चलनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो डेफिनेटली उनका लैटिस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, डेफिनेटली उनका लैटिस का स्ट्रक्चर जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, तो ये उसकी कंडीशन है। फॉर्मूला सेम, उनके कैटाइंस का साइज सेम और उनके एनाइन का साइज सेम, तभी उनको हम आइसोमॉर्फ कहेंगे, जिनकी मॉर्फोलॉजी दिखने में सेम है। क्लियर है? तो आपने ऐसे बहुत सॉल्ट देखे होंगे जो सेम से दिखते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है ना? 6 पॉइंट देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन देखना भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन दे शो आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयनिक रिएक्शन ही शो करेंगे, सिंपल सी बात है। विच आर वेरी फास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से, जिनकी रेट बहुत तेज होती है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, आसानी से और कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्शन, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है, एक आयन हटा दूसरा आयन उसकी जगह आके रिप्लेस होकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ओवरलैपिंग है नहीं जिसमें हमें पता लगे उसके बॉन्ड को तोड़ना पड़े XYZ, केवल वो और मैं एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, वो मेरे से कुछ दूरी पे बैठा है, मैं उससे कुछ दूरी पे बैठा हूँ। अगर एक और एनायन आके मुझे मिल जाए और एक कैटायन उसको मिल जाए, तो मैं उस एनायन के साथ इंटरेक्ट करके एक कंपाउंड बना लूंगा, वो उस कैटायन के साथ इंटरेक्ट करके। तो इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं कि बॉन्ड का टूटना है, नए बॉन्ड का फॉर्म होना है, जैसा कि हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखने को मिलता है। यहाँ पे केवल एक अट्रैक्शन फोर्स है जो किसी दूसरे के आने की वजह से इजीली चेंज हो सकता है। तो ये आयन को मेरे को डिस्प्लेस करना है, तो मैं इजीली एक और एनायन को इसको हटा के दूसरा एनायन बिठा लूंगा, काम में देर कितनी ही लगनी है, ना के बराबर। इसी वजह से सबसे पहली बात, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? आयनिक। दूसरी बात, बहुत फास्ट चलती है। तीसरी बात, क्यों चलती है फास्ट? क्योंकि इसमें केवल ऑपोजिट चार्ज का एक्सचेंज या इंटरेक्शन होता है। जैसे कि NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी AgCl और NaNO3 बना लेता है। इसको इस काम में करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग होगा, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव अलग होगा, तो बिल्कुल बहुत जल्दी ये Cl इस Ag के साथ आराम से जा सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में Ag भी है, Cl भी आराम से चले जाएंगे। तो जैसे इसको Cl मिला तो ये AgCl बना लेता है, और जैसे Na को NO3 मिला तो वो NaNO3 बना लेता है। और AgCl बच्चों सॉलिड होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन में, और बचा हुआ कौन होगा सॉल्यूशन में? सोडियम आयन और NO3 आयन। किसकी फॉर्म में? NaNO3। असल में एक्वस लिख दिया तो मतलब ये असल में आयंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, Na+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन। तो क्या कुछ हुआ कैसे में? कुछ नहीं, ये चार्ज थे, दूर बैठे थे, सॉल्यूशन में और दूर हो गए इजीली, तो ये चार्ज मूव कर सकता है आराम से, ये चार्ज मूव कर सकते हैं आराम से, तो इजीली डिस्प्लेस हो सकता है। तो इजीली डिस्प्लेस, तो Ag ने क्या किया? NO3 को डिस्प्लेस करके Cl बिठा लिया। कैसे? NO3 को छोड़ा, Cl को पकड़ लिया और ये AgCl बना के प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए ये जो रिएक्शंस शो करते हैं आयनिक रिएक्शंस, कौन? आयनिक कंपाउंड्स, बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल और केवल ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्शन होता है। खत्म बात, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो बच्चों ये इसके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, किसके? आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के जो जनरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो 6 की 6 मैंने डिस्कस कर लिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीज़ें आपको कंफर्म होगी, समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग नोट्स अच्छे से बनाएंगे, इसको रिवाइज करके याद अच्छे से करेंगे। क्लियर है? तो इस सेशन को मैं इसी आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तक ही रख रहा हूँ। अगले सेशन में ही मैं लूँगा लैटिस एनर्जी, एक नया टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए अगले सेशन में मैं उसको पूरा डिटेल में अलग से ही कवर करूँगा। पूरा टॉपिक है लैटिस एनर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं उस पर बन के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं। क्लियर है? वो कंसेप्ट कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, एक बार समझ लोगे बहुत आसानी से आ जाएगा। आपसे ही रिलेट करके समझाऊंगा मैं, इसीलिए आपको जल्दी समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है? शर्त क्या है? आप लोग कॉन्स्टेंटली एक तरीके से सारी सीरीज सुनते जा रहे हो, तो मुझे लगता है इतना मैं दे रहा हूँ आपको डेफिनेटली समझ आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पिछले सेशंस के भी नोट्स बना लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, तो डेफिनेटली इस सेशन को पढ़ने में मज़ा
ज़रूर आया होगा। और अगर आया है अच्छे से समझ में तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को बच्चों सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। क्लियर है बच्चों? तो अगले सेशन में मैं एक नया टॉपिक लेंगे, लैटिस एनर्जी, उसी के साथ मैं मिलूंगा यहीं पे, लैटिस एनर्जी शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरी वीडियो को वापस से बोल रहा हूँ, ज़रूर लाइक करना है आपको और चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच।